नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। बीता हफ्ता खेती और किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। कई महत्वपूर्ण खबरें इस हफ्ते में आईं जो किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। उन खबरों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे आज के मंडी.com में। और साथ ही क्योंकि मंडी.com में हम बातचीत करते हैं खास तौर पे खेती किसानी के और खेती से जुड़ी मार्केटिंग की, कुछ उन विधियों की, उन उन उपायों की जो बिल्कुल नए हैं, जिनको हम स्टेट ऑफ द आर्ट अंग्रेजी में कहते हैं, जो बिल्कुल आधुनिक हैं, जो एक प्रगतिशील किसान के लिए हमेशा उनको आकर्षित करते हैं कि किस तरह से उन तरीकों को अपनाकर किसान नई नई नए बाजार हैं, जो नए अवसर हैं, उनको तलाश सकता है, अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। तो इस विषय पर भी मंडी.com में हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ दो खास मेहमान आज मंडी.com में जो जुड़े हैं, उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हालांकि हमारे इन दोनों मेहमानों से आप पहले भी कार्यक्रम में मिल चुके हैं। अमित नाफड़े हमारे साथ हैं, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हैं। जय सरदार एफपीओ से जुड़े हुए हैं और जय सरदार एफपीओ से जुड़ने के अलावा कई सारे दूसरे एफपीओ को भी मार्गदर्शन देते हैं, उनके अपने बिजनेस में, उनके कारोबार में कैसे काम करना चाहिए, फसलों को लेकर जो दूसरी बातें होती हैं, चाहे वो सोइंग की हो, हार्वेस्टिंग की हो, उसमें भी और मार्केटिंग में भी सलाह देते हैं। हमारे दूसरे जो मेहमान हैं दीपक चौहान साहब हैं, जो पुणे से हमारे साथ हैं। दीपक चौहान साहब 21 सालों से खेती के क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगभग 1 दर्जन एफपीओज को उनके पूरा जो फसल चक्र होता है उसमें हर दौर में वो उनके साथ उनको सलाह भी देते हैं और साथ ही मार्केटिंग में उनकी खास तौर से मदद करते हैं, जिसमें वायदा बाजार एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर कि उन्होंने काम भी किया है और कई सारे एफपीओज को उन्होंने प्रेरित भी किया है वहाँ काम करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत बहुत संक्षिप्त टिप्पणी में आप दोनों ही मेहमानों से चाहूंगा। जो अभी मैंने कहा, क्योंकि ये हफ्ता जो था वो इस लिहाज से किसानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया कि सरकार ने बहुत सारे फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की। एमएसपी को लेके अमित, हमेशा दो तरह का एक विचार आता है। एक तो एमएसपी है जहां की किसानों को एक उम्मीद जगती है, लेकिन दूसरी ओर ये भी है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी का फायदा नहीं भी मिलता है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि सरकार सारी फसलें खरीद ले। तो कुल मिला के इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपके जो किसान जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है? और खास तौर से पिछले साल के संदर्भ में मैं इसको आपसे जानना चाहूंगा। एक तो एमएसपी बढ़ रही है, इसका स्वागत है। किसान भी, हर बार किसानों ने स्वागत ही किया है अगर सरकार एमएसपी बढ़ा रही है तो। लेकिन दूसरी बार हमें ये भी देखना चाहिए कि अभी पिछले हफ्ते में मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि काफी जो उत्पाद है उसका प्रोडक्टिविटी काफी कम हो गया है। कपास का प्रोडक्टिविटी तो उस न्यूज में बोला गया था कि ओवरऑल पिक्चर ये है कि लगभग 28% प्रोडक्टिविटी कम हो गया है। और प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट साल दर साल बढ़ता रहा है और एमएसपी बढ़ाना, एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट करना, ये एक हद तक सीमित है। मतलब जब तक उसकी एप्लीकेबिलिटी सारे मार्केट के लिए नहीं हो जाती है तब तक वो एमएसपी का फायदा जो 5-10% किसानों को मिल रहा है उन्हीं तक वो सीमित रहेगा। जी बिल्कुल। बाकी किसानों का क्या? बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया, इनफैक्ट देश के बहुत सारे जो कृषि अर्थशास्त्री हैं वो बहुत समय से ये बात करते रहे हैं कि एमएसपी को एक तरह से कहा जाए तो एक तात्कालिक सहायता हो सकती है, लेकिन ये लंबी अवधि का ये एक समाधान किसानों के लिए नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने देखा है कि सरकार लगातार पिछले कुछ सालों में उन जो लंबी अवधि के समाधान जो हो सकते हैं, जो बुनियादी बदलाव हो सकते हैं कृषि में, उसके लिए प्रयास करती रही है। दीपक चौहान, आपका क्या मत है इसमें? और खास तौर से अपने को अगर हम लोग सीमित रखें इसी खबर के इर्द गिर्द जो अभी हमने देखा है एमएसपी में बढ़ोतरी की, तो और खास तौर से इसमें एक अच्छी चीज ये है कि पहले जब एमएसपी की बात होती थी तो आमतौर पे सरकारें भले ही घोषित एमएसपी को करती थी कई कमोडिटीज में, लेकिन उसका फायदा आमतौर पे गेहूं और धान के अलावा दूसरे किसानों को मिलता नहीं था। लेकिन पिछले 3-4-5 सालों में हमने ये एक रुझान बदलता हुआ देखा है और
दालों में बहुत अच्छी खरीद होने लगी है अब एमएसपी पर, जो कि पहले नहीं होती थी। कई दूसरी फसलों में भी हमने देखा है कि केवल घोषणा ही नहीं होती, एमएसपी की खरीद भी अब होने लगी है। तो इसे देखते हुए किसानों के लिए कैसी खबर आप इसको मान रहे हैं और किसानों में किस तरह की प्रतिक्रिया इसको लेकर? मोहन जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि एमएसपी के लिए हमारे यहाँ अच्छी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का सपोर्ट रहना बहुत ही जरूरी है। नीति आयोग के रमेश चंद सर ने अभी हाल ही में कहा है कि एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। खास तौर पर पल्सेस में अगर हमको आत्मनिर्भरता चाहिए तो वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि जिस प्रकार का, मतलब देखिए, इंपोर्ट की न्यूज से, मतलब तुअर और मूंग और उड़द का जो खुला छूट दी गई है इंपोर्ट में, तो कहीं ना कहीं फार्मर एमएसपी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इंपोर्ट की न्यूज के कारण पल्सेस की प्राइसेस एमएसपी के नीचे अब ट्रेड हो रही है। पर्टिकुलरली चना में अगर बात करें, और हमने हाल ही में न्यूज पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में भी मूंग की खरीद के लिए नाफेड से स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल भेजा है। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैकेनिज्म हमारे एमएसपी को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। ये एक मुद्दा। और लास्ट और मुद्दा, मैं आपको एक अच्छा इसमें एक न्यूज, आपको भी पता है सभी को, कि ग्लोबल मार्केट से हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। ऑयल सीड का, वेज ऑयल का प्राइसेस, पाम ऑयल और सोया ऑयल का प्राइसेस ग्लोबली तकरीबन ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है। 72 सेंट्स पाउंड तक सोया तेल का प्राइसेस सीबॉट में चढ़ा, और सोयाबीन और मक्का भी ऑल टाइम हाई की तरफ वहां पर ट्रेड हो रहा है सीबॉट में। तो कहीं ना कहीं ये हमारे एमएसपी को सपोर्ट देने के लिए ये भी न्यूज एक सिल्वर लाइनिंग है इस न्यूज के संदर्भ में देखा जाए तो। जी, इससे साफ तौर पे ये समझ में आ रहा है कि कृषि आयात निर्यात अब सरकार की नीतियों के फोकस में है, तो निश्चित तौर पे इसका असर भी आने वाले दिनों में दिखेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज जो खेती से जुड़ी कुछ खबरें आई बीते हफ्ते एमएसपी से लेकर जुड़ी हुई, उनके बारे में पिछले इस सेगमेंट में हमने इसी पर ज़्यादा बात की। लेकिन अब कार्यक्रम के आगे के जो इस मौजूदा सेगमेंट और आगे के सेगमेंट में हम बात को थोड़ा और दूसरी तरफ लेके चलते हैं। खासतौर से जो एफपीओज हैं, जो किसान उत्पादक संगठन हैं, जो कई किसानों के साथ मिल के बनने से होते हैं, मिल के साथ आने से बनते हैं, उन्होंने अपने कारोबार की स्ट्रैटेजी में, अपने जो बिजनेस प्लान्स में किस तरह के बदलाव किए हैं और किस तरह का नतीजा उनको देखने को मिला है। अमित नाफड़े, आपसे मैं पहले ये समझना चाहूँगा, जो पिछले मार्च से एक तरह से लॉकडाउन शुरू हुआ था और उसके बाद अभी मई तक एक तरह से अगर हम देखें तो हम पूरी तरह से इन स्थितियों से उबर नहीं पाए हैं। पिछले साल जैसे ही लगा कि हम थोड़ा थोड़ा उबर रहे हैं, फिर से हमने देखा कि जो सेकेंड वेव कोरोना का आया, फिर राज्यों ने अलग अलग लॉकडाउन किए हैं। महाराष्ट्र में तो आपके लॉकडाउन चल ही रहा है। तो इन परिस्थितियों में क्या कुछ नया एफपीओज ने किया है और किन फैक्टर्स ने मदद की है?
एक तो महत्वपूर्ण बात रही कि एफपीओ के माध्यम से जो कुछ संगठन हुआ है उसके फायदे यहाँ नजर आ गए। जैसे कि लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी दिक्कत हो रही थी और एक किसान के लिए वो मुश्किल हो गया था। तो जो कलेक्टिव परचेस हुआ या किसान ने कलेक्टिव सेल किया एफपीओ के माध्यम से, उसके वजह से किसान अपना प्रोड्यूस सेल कर पाया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि एफपीओ के माध्यम से किसानों तक हुई है। साथ ही उसी तरह से किसान को जो इनपुट्स की अवेलेबिलिटी चाहिए थी, वो इनपुट भी फार्म गेट पे अवेलेबल करवाने में एफपीओ ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। हमने ये भी देखा है कि जहाँ पे हॉर्टिकल्चर जो वेजिटेबल में या अदर ग्रेन्स में भी काफी हाउसिंग सोसाइटीज में डायरेक्ट डिलीवरीज एफपीओ के माध्यम से शुरू हो गई थी इस पीरियड में। उसके माध्यम से कंज्यूमर को भी डायरेक्ट प्रोड्यूस मिला है और किसानों को भी मार्केट लिंकेज में हेल्प हुई है। तो ये सब बहुत अच्छा रहा। और इनोवेशंस के बारे में हम बताएंगे तो काफी इनोवेशंस हुए, लेकिन एक क्रांतिकारी इनोवेशन जो आगे बहुत कुछ देने वाला है, दैट इज डिजिटल लिटरेसी। कि अभी आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ किसान आपका एप्लीकेशन यूज कर पाते हैं, जूम ऐप हो, गूगल मीट हो, वो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वो कुछ अदर एप्लीकेशंस अटेंड कर सकते हैं जिसके माध्यम से वो एफपीओ से या बाकी मार्केट से जुड़ रहे हैं। तो ये जो डिजिटल लिटरेसी है, ये काफी हद तक आगे भी किसानों को कंट्रीब्यूट करते रहेगा और उस माध्यम से किसानों की ग्रोथ होगी। बड़ी खुशी की बात है जो अमित आपने जो कुछ चीजें बताई हैं, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है सुन के कि किसानों ने इस आपदा का भी इस तरह से अवसर में इसको बदला है। दीपक, आप जो जिन किसान उत्पादक संगठनों के साथ काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से अमित का जो इलाका है वो तो एक तरह से बहुत किनारे पड़ता है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर है और एक तरह से शहरों से दूर है, लेकिन आप पुणे में हैं और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो भी एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादा जो सक्षम एफपीओज हैं वो आपके साथ भी और जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से उन्होंने इसका अवसर का फायदा उठाया है? जी, बहुत ही सही आपने कहा और नापटे जी ने भी कहा कि किस तरह से डिजिटल लिटरेसी के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं और सप्लाई चेन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। तो एपीसी के मूवमेंट के माध्यम से हुआ ये कि यंग जनरेशन हमारा खेती में आया, जो पढ़ा लिखा हुआ है और पढ़े लिखे लोग। देखिए कि अगर आपको कुछ वैराइटल चेंज लाना है तो हमारे यहाँ ऐसे एफपीओज है जिन्होंने पुरानी वैरायटी को बदल के खास तौर से तुअर में तो नई वैरायटी लॉन्च करने के कारण पर हेक्टर पर एकड़ 2 क्विंटल का उसका उत्पादन बढ़ा है। और ये कर्जत जामखेड़ में ये मैं आपको खास तौर पे इसलिए बोल रहा हूँ कि इस प्रकार का इंटरवेंशन एफपीसी के माध्यम से हो रहा है कि प्रोडक्शन बढ़े। दूसरा इंटरवेंशन ये हो रहा है कि जैसे जय सरदार एफपीसी के माध्यम से हमने देखा कि उन्होंने जो वैल्यू चेन में जो जिस प्रकार का डायरेक्ट मार्केटिंग और उसके लिए जो इकोसिस्टम वेयर हाउसिंग और कोलैटरल और ये सारी सुविधा उपलब्ध इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर अब खड़ा हो रहा है, उसके कारण फार्मर पैनिक सेलिंग नहीं कर रहा है और वो उसका जो ग्रेन्स है और जो भी प्रोडक्ट है वो देख रहे हैं कि मार्केट के हिसाब से क्या हम इसको बेच सकते हैं या रुक रुक के बेच सकते हैं। जैसे देखिए कि मक्का, जैसे रबी में मक्का का उत्पादन हुआ तो बहुत सारे एपीसीज ने और एपीओज को हमने बोला कि और उन्होंने भी डिसीजन लिया है कि हम पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे और थोड़ा रोक कर मक्का बेचेंगे। तो आज 200-300 रुपया पर क्विंटल प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है और आगे भी होगा। तो ये मार्केट इंटेलिजेंस जो फार्मर आज तक नहीं करता था, उसके बिहाफ से एपीसीज के स्किल और टेक्नोक्रेट लोग ये मार्केट इंटेलिजेंस का इंटरवेंशन ला रहे हैं। और इसके कारण जैसे हमने प्याज में देखा कि मई में और अप्रैल में फार्मर ने प्याज का पैनिक सेलिंग नहीं किया और उन्होंने थोड़ा रुक रुक के बेचा, इसीलिए मार्केट में जरूरत के मुकाबले सप्लाई रहा और प्राइस में एक रैशनलाइजेशन हुआ। तो जैसे मार्केट इंटेलिजेंस और सोर्सिंग में जैसे मैंने कहा कि नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है और कौन सा क्रॉप कब उसकी बुआई हो, कब सोइंग हो, ये ना हो कि हम जो क्रॉप आज सोइंग कर रहे हैं वो सप्लाई गलत में आ जाए। तो इस प्रकार का प्लानिंग हम कर रहे हैं और एपीसीज कर रहे हैं कि हम जो आज बो रहे हैं तो उसका हम आगे का सप्लाई डिमांड का पिक्चर देखेंगे। ग्लोबली क्या हो रहा है, अगर ग्लोबली मक्का आज तेजी में है
चाइना की डिमांड अच्छी है, बायोफ्यूल्स में मक्का का कन्वर्शन हो रहा है और सीवॉट में 8 इयर्स का अगर हाई लग रहा है तो हमारे एफपीओज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मक्का जो 15 महीने की मंदी में था तो उस इंप्रेशन में ना जाके हम मक्का का हमारा क्षेत्र जारी रखे और वो बढ़ाए। पूरा फोकस अब सही और कीमत और अच्छी बेहतर कीमत पाने पर है और उसके लिए किसान प्रयास भी कर रहा है। बहुत खुशी की बात है ये। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी टॉक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज किसानों और खेती में किस तरह के बदलाव आए हैं। जो अभी हाल की खबरें आई हैं उस पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही है और जो कुछ खास आधुनिक तौर तरीके किसानों के पास बाजार के, विपणन के, मार्केटिंग के हैं, उनसे किसानों को किस तरह से मदद मिल रही है। हमारे साथ अमित नाफड़े जय सरदार एफपीओ से बुल्ढाना जिले से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से, और दीपक चौहान जो किसान नेता, किसान सलाहकार और एफपीओज को मदद देने वाले पिछले करीब 2 दशकों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं इस चर्चा में। अमित, आपसे मैं शुरुआत करता हूं इस सेगमेंट की, और जो पूरी बात हमने की है उसी को अगले चरण में लेके चलते हैं कि पिछले 1-1.25 साल में हमने देखा है कि वायदा बाजार में काफी एक तरह से किसानों को खास तौर से एफपीओ के जरिए जोड़ने के प्रति हमने काफी रुझान देखा है। सरकार का भी काफी जोर इस पे रहा है। जो रेगुलेटर सेबी की ओर से भी हमने इस पर काफी जोर देखा है कि ज्यादा से ज्यादा एफपीओ वायदा बाजार का इस्तेमाल करें और उससे फायदा उठाएं। उसके लिए हमने देखा कि वायदा बाजार में, जिसमें इस कार्यक्रम में भी हमने चर्चा की है, कि कई खास तौर से किसानों को केंद्र में रख के कई नए उत्पाद भी आए, ऑप्शंस आया, या फ्यूचर में भी हेजिंग करने वाले अपने पास बहुत सारे एफपीओ अब हो गए। उनसे उनकी कितनी भूमिका रही है खास तौर से पिछले जो कुछ सालों में, मैं केवल कोरोना पीरियड की बात नहीं करूंगा, किसानों को सशक्त करने में, एफपीओज को खड़ा करने में और एक बिजनेस के तौर पे एक नया रास्ता दिखाने में? देखिए, कहावत है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और इसी तरह से जो कुछ नेसेसरी हो जाता है तो इनोवेशन या इन्वेंशन होता है। जैसे लोगों ने डिजिटल लिटरेसी सीखा, वैसे ही वायदे बाजार लोगों तक पहुंचा है जो अभी तक नहीं पहुंचता था। धीरे धीरे पहुंच रहा है, लोग मोबाइल से जानने लगे हैं। दूसरा, हम इंश्योरेंस निकालते हैं खुद का, तो हम इसलिए नहीं निकालते कि हम मर जाए और लोगों को इंश्योरेंस मिले, बल्कि हम सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो वायदे बाजार में जो पुट ऑप्शंस अभी सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है वो बहुत ही अच्छी चीज है। हाँ, अगर हमें उससे ज्यादा रेट मिलते हैं, पुट ऑप्शंस में हम जो भाव देते हैं उससे ज्यादा रेट मिलते हैं तो खुशी की बात है। लेकिन अगर मार्केट में कम रेट हो जाते हैं तो इट वर्क्स लाइक अ इंश्योरेंस, एक बीमा की तरह काम करता है जो किसानों को भाव की सुरक्षा प्रदान करता है। उसी तरह फ्यूचर मार्केट और हेजिंग का है। हमें अपने माल के भाव को अगर सुरक्षित करना आ गया तो एक बहुत अच्छी क्रांति हो पाएगी। जैसे हम पहले सेगमेंट में एमएसपी की बात कर रहे थे,
तो हम एमएसपी से आगे सोच पाएंगे। इसी के लिए पुट ऑप्शन और फ्यूचर एक अच्छे पर्याय है। और एक किसान को ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे एक अच्छा क्वांटिटी चाहिए डील करने के लिए। एफपीओ के माध्यम से वो क्वांटिटी हम अवेलेबल करवा सकते हैं, एफपीओ के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल करवा सकते हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवा सकते हैं। और इसी कारण अभी एफपीओ है, अच्छा कर रहे हैं, तो वायदे बाजार की तरफ भी लोग जा रहे हैं, फ्यूचर की तरफ भी जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा क्रांति जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में अगले 2-3 सालों में इस माध्यम से आएगा। जी दीपक चौहान साहब, आप क्योंकि बराबर वायदा बाजार से भी काफी आपने एफपीओज के साथ काम किया है और लगातार आप एक तरह से दोनों ही तरफ से टेक्निकली भी आप चीज़ों को समझते हैं और साथ ही वायदा में कई सारे एफपीओज को आपने गाइड किया है, तो व्यवहारिक तौर पे आपका अनुभव क्या रहा है? किस तरह इससे, इस टूल से, इस प्लेटफॉर्म से किसान उत्पादक संगठनों को फायदा मिला है, खास तौर से बेहतर कीमत मिलने के लिहाज से, और दूसरा उनके जो जिसको प्राइस रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, मूल्य जोखिम प्रबंधन, उसके लिहाज से? जी, बहुत ही सही सवाल है। और देखिए कि आज हम अक्टूबर वायदा जब सोयाबीन को देखते हैं तो हमको 5,000 रुपए का रेट दिख रहा है वहां पर, और इससे बड़ी अच्छी प्राइस डिस्कवरी कभी हमने देखी नहीं थी। हिस्टोरिकली हम जब अक्टूबर की ओर देखते थे सोयाबीन को तो हमें हमेशा 3,500 या 3,000 के नीचे पैसे हम देखते थे। आज किसान को ये एनसीडीएक्स जैसे प्लेटफॉर्म के कारण एक आत्मविश्वास है कि हम जो सोइंग कर रहे हैं उसका कीमत आज भी हम 5,000 में हेज कर सकते हैं या हम बेच सकते हैं वहां पर। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो पहला काम तो हो गया कि हमको प्राइस का डायरेक्शन मिल गया, और एक अच्छा, मेरा मानना है कि वहां पर अच्छा वॉल्यूम अगर जनरेट करना है तो बायर्स को हमको, भुवन जी, हमको बायर्स को लाना पड़ेगा। तो मेरा इसमें आप ये सलाह रहेगी कि हमको एंड यूजर जैसे पोल्ट्री इंटीग्रेटर्स है और सोया प्रोसेसर्स है, तो सोयाबीन के संदर्भ में हमको उनको लाना पड़ेगा मार्केट में, और उनको बोलना पड़ेगा कि आप भी आइए, और हमको एफपीसीज को भी लाना पड़ेगा। देखिए, ये सीजन के पहले हमको एक बहुत बड़ा मीट रखने की जरूरत है, एक कार्यक्रम रखने की जरूरत है। इसके संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में अवेयरनेस वॉल्यूम बढ़े, इसीलिए हमको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। और उस प्रकार का एक्सरसाइज जैसे पुट ऑप्शंस के माध्यम से जय सरदार एपीसी ने बहुत ही सक्सेसफुली रन किया है, और आपको भी पता है। तो ऑप्शंस हो या डायरेक्टली डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो, तो उसको अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। बहुत सारे किसान आज पूछ रहे हैं कि ये क्या है। पहली बार एनसीडीएक्स का नाम पूरे महाराष्ट्र में गांव-गांव में गया, और आज जैसे डिजिटल लिटरेसी के कारण हर एक किसान व्हाट्सएप पे या एनसीडीएक्स के ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर चेक कर रहा है। तो आज की डेट में हमको ज्यादा से ज्यादा एफपीसी को प्रमोट करना चाहिए। नए खाते खुलवाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमको एंड यूजर्स को लाना चाहिए। और थोड़ा सा मेरा मानना है कि हमारा वायदा का साइज जो है वो, मान लीजिए चना में हमारा 10 टन के बजाय 5 टन, और हमारे बहुत सारे किसान भाई है जो 40 क्विंटल 50 क्विंटल भी बेचने में रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार का थोड़ा सा, और लास्ट में सोर्सिंग पॉइंट जो रहता है भुवन जी, जो हमारा डिलीवरी सेंटर है उसके बारे में बहुत, ये जो ऑपरेशनल हैजर्ड्स है तो उस पर थोड़ा काम करके ज्यादा से ज्यादा फार्मर फ्रेंडली और एंड यूजर फ्रेंडली। मान लीजिए लास्ट पॉइंट, अगर हम डिलीवरी सेंटर कोई पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर्स का गोडाउन जिसको रिफॉर्म्स के माध्यम से मार्केट का दर्जा है, वहां पर अगर हम उसका डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर हम एक्नॉलेज करते हैं उसको, तो बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इसमें। इस प्रकार का नया प्रोडक्ट्स हमको लाना पड़ेगा। जी दीपक जी, इन सलाहों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि मंडी.com के माध्यम से ये सारी सलाहें और ये आवाज़ें, चाहे एनसीडीएक्स एक्सचेंज के अधिकारी हों या रेगुलेटर हों या सरकार के जो नीति निर्माता हैं, उन तक पहुँचे, और जो किसानों के हित में सर्वश्रेष्ठ, जो बेहतरीन हो, उस तरह के बदलाव ज़रूर नीतियों में और व्यवस्था में की जाए। तो आप दोनों ने इस समय आज मंडी.com को दिया, इसके लिए एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अब मंडी.com में आज की इस चर्चा को देते हैं यहीं विराम, लेकिन डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, कहीं मत जाइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।